साथियों, दूसरा काम जो बहुत ही और खतरनाक लगता है वो ये हुआ कि इनके रहते एनरॉन कंपनी बाद में यहां से चली गई, अपना बिस्तर बोझा बांधकर अमेरिका पहुंच गई। जब यहां से गई तो हमारी वित्त संस्थाओं का 60,000 करोड़ रुपया लेकर चली गई। वो अपना पैसा नहीं लाई थी, हमारी वित्त संस्थाओं का, सरकारी वित्त संस्थाओं का पैसा था, जिसका आज तक कोई हिसाब किताब नहीं है। ये हिसाब किताब किससे पूछा जाना चाहिए। दूसरी बात, अमेरिका में जाकर ये कंपनी दिवालिया हो गई और दिवालिया होकर जब इसके खातों के ऑडिट हुए तो उसमें एक रकम हिंदुस्तान में बिजली सुधार के लिए वहां के नेताओं को दिया गया खर्च बताया गया, यानी 70 करोड़ रुपया हिंदुस्तान के नेताओं को दिया गया एनरॉन कंपनी के द्वारा। ये इसके ऑडिट में पकड़ी गई चीज, और उसमें से 5 करोड़ रुपया अटल जी के नाम पर दर्ज पाया गया। अब आप देख सकते हैं कि जिसके आगे नाथ न पीछे पगा, आगे पीछे कुछ नहीं है। लेकिन अमेरिकन एनरॉन कंपनी अपने खाते में उनके नाम 5 करोड़ रुपया दर्ज कर रही है, और इसके लिए उसको काउंटर गारंटी अटल जी के द्वारा दी गई। ये तस्वीर है साथियों मोटे मोटे कि निजी क्षेत्र को सरकारी क्षेत्र में घुसपैठ की छूट दी जाती है। अगर उसकी उन संपत्तियों को, सरकारी संपत्तियों को निजी क्षेत्र की कंपनियों को लुटाया जाता है तो ये काम वो कंपनियां करती हैं बड़े पैमाने पर। इसलिए आप देख सकते हैं इन राजनेताओं के वारे न्यारे, जो भ्रष्ट राजनेता हैं, उनके रातों रात वारे न्यारे होते आपने देखे। दूसरा काम उस बीच में जो बहुत और ज्यादा दूसरी दिशा की तरफ जा रहा था, वो हमारे भूमि कानूनों में को पलटा जाने लगा। यानी जैसे सीलिंग कानून है, इससे ज्यादा जमीन कोई किसान रख नहीं सकता। जो हमारे जमींदारी खत्म करने का जब किया गया था, उस समय जो कानून बनाए गए थे, उसकी जो सीमा थी सीलिंग कानूनों की, उनको किया दरकिनार किए जाने लगा, उनको पलटा जाने लगा। और इसी तरीके से जो भूमि अधिग्रहण कानून था, उसको पलटा जाने लगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सीलिंग कानून को हटाएंगे तभी निजी कंपनियां भारत में आकर जमीन खरीदकर, अपने नाम जमीन खरीदकर उस लिमिट से ज्यादा जमीन रख सकती हैं। इसलिए जो अटल जी ने मालेगांव में कहा था, वो शुरुआत अटल जी ने कर दी थी, और सरकारें भी इधर कदम बढ़ाती रही। भारत में आप जानते हैं भूमिहीनों में जमीन वितरण करने के लिए, भूमि का वितरण करने के लिए कानून बनाए गए, उनको दरकिनार कर दिया गया। भूमिहीनों को जमीन नहीं दी गई, लेकिन उल्टा कर दिया गया। अब भूमिहीनों के जमीन देने के इस कानून को ही दरकिनार कर दिया गया, उसको ही खत्म किया जाने लगा, उसको नेग्लेक्ट कर दिया गया। ये दो बड़े काम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौर में शुरू हुए और बाद तक ये काम चलते रहे। आप देखते हैं किस तरीके से जो हमारे भूमि अधिग्रहण कानून था, 1894 का कानून था अंग्रेजों के टाइम का, वो मनमाने तरीके से किसानों की जमीन का अधिग्रहण करते थे, एक तरफा शर्तें थी, सरकार के पक्ष में सारी शर्तें थी, किसानों के पक्ष को उसमें निर्धारित नहीं किया गया था। तो किसान संगठनों की मांग थी कि इस
भूमि अधिग्रहण कानून को, अंग्रेजों के टाइम का जो कानून है, इसे किसानों के पक्ष में बदला जाए। इस पर शुरुआत होती रही, किसानों के आंदोलन शुरू हुए। मनमोहन सरकार के समय इस कानून को बदलने की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन आप जानते हैं साथियों, किस तरीके से जमीनों को मुफ्त में कंपनियों के हवाले करने की कोशिश हो रही। हमारे यहां जगह जगह जो हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे, इनके निकालने की शुरुआत हुई। उसी तरीके से विभिन्न कॉरिडोर बनाए जाने लगे। उसी तरीके से स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जाने लगे। सीधा कंपनियों के हाथ में जमीन थमाई जाने लगी। ये बहुत बड़े पैमाने पर सिलसिला शुरू हुआ। जब ये सिलसिला शुरू हो रहा था, उस समय भूमि अधिग्रहण कानून के बारे में यहां एक सवाल शुरू हुआ, और इसमें खुद जो जमीन, किसानों की जमीन थी, उसको सस्ते में लेने का किस तरीके से सिलसिला शुरू हुआ। किसानों के आंदोलन शुरू हुए। उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेस वे शुरू हुआ, नोएडा से आगरा तक। साथियों, इन जमीनों को छीनने के लिए किसानों का बर्बर दमन भी किया गया, और नोएडा से लेकर बाजना तक, मथुरा का जो बाजना है, वहीं तक 14 किसानों को गोलियों से भून दिया गया। भट्टा पारसौल का आंदोलन, जिकरपुर का आंदोलन, बाजना का आंदोलन, ये आपने सब सुने। किसानों की लड़ाइयां हुई, भारी कुर्बानियां जगह जगह दूसरे प्रांतों में भी हुई। किसानों ने कुर्बानियां दी, तब जाकर भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन किया गया। और संशोधन किया गया 2013 में। ये 2013 में संशोधन के बाद उसमें एक चीज जोड़ दी गई कि किसानों को अब सर्किल रेट का चौगुना मिलेगा। ये कर दिया गया, मगर साथ साथ नोएडा से आगरा तक पूरे को शहरी क्षेत्र घोषित करके, और उसमें यह प्रावधान कर दिया गया कि शहरी क्षेत्र में सर्किल रेट का सिर्फ दुगना मिलेगा। इसलिए बहुत चालाकी के साथ कंपनियों को छूट देने के लिए इस पूरे इलाके में, जहां विदेशी पूंजी की बड़ी तादाद अब भी यहां आ चुकी है, इस पूरे क्षेत्र में, उस समय ये कोशिश की गई कि इन कानूनों को कैसे बदला जाए। हां, एक चीज जरूर कर दी गई, किसानों की सहमति के बिना अधिग्रहण नहीं हो सकता, ये कर दिया गया। इस तरीके से भूमि अधिग्रहण का नया कानून अस्तित्व में आया। मगर अब क्या हो गया, अब इस कानून को धता बता दी गई है। उत्तर प्रदेश और दूसरी जगह अब अधिग्रहण के जरिए जमीनों को नहीं लिया जा रहा है। बाकायदा जो अधिग्रहण के कानून है, जो हमारा कानून बन चुका है नया, इसके जो नियम है, इनके तहत जमीनों का अधिग्रहण नहीं करके बाकायदा उनसे एग्रीमेंट करके रजिस्ट्री की जाती है जमीनों की। यानी जमीनों की रजिस्ट्री करके, बेनामा करके सीधा सीधा किसानों पर दबाव डाला जाता है, इधर उधर से प्रेशर किया जाता है, और कंपनी के मुकाबले सीधा कंपनियां किसानों के बीच में जाती हैं, उनको छूट दे दी गई है। पूरा आगरा से लेकर लखनऊ तक का जो एक्सप्रेस हाईवे बना है, उसमें इस कानूनों को ताक पर रख दिया गया, और एग्रीमेंट के जरिए, बेनामा के जरिए जमीनों का अधिग्रहण कर लिया गया। इस तरीके से जमीनों की लूट शुरू हो गई। और यही नहीं हुआ, बाद में आप देखते हैं किसानों के जगह जगह आंदोलन होने शुरू हुए।
जब आंदोलन हुए तो मोदी सरकार, जिसका राज्यसभा में बहुमत नहीं था, वो लोकसभा में इस जो प्रावधान कर दिया गया था 2013 के कानून में कि किसानों की सहमति जरूरी होगी, लिखित सहमति, इस प्रावधान को खत्म करने के लिए लोकसभा में बिल पास भी कर दिया, लेकिन राज्यसभा में बहुमत नहीं था। जब बहुमत नहीं था तो मोदी जी ने एक आगे बढ़ा हुआ काम किया और ये इसमें अध्यादेश जारी किया। अध्यादेश के जरिए किसानों की सहमति का अधिकार खत्म कर दिया गया और बताया गया चूंकि हमारी जो परियोजनाएं लागू हो रही हैं वो लेट हो जाती हैं जमीन अधिग्रहण के सवाल पर, इसलिए हम अध्यादेश जारी कर रहे हैं। और ये अध्यादेश 3 बार जारी किया गया। आखिर क्यों मोदी जी आमादा हैं? इस तरीके के प्रावधान को खत्म करने के लिए किसान जमीन देने से तो मना नहीं कर रहे, लेकिन सिर्फ रेट का सवाल है, दूसरे सवाल हैं जो उनकी नौकरी का सवाल है और प्रावधान है, उसमें उन प्रावधानों को लागू करने का सवाल था। उससे भी वंचित किया जाने के लिए, उससे किसानों को वंचित किए जाने के लिए ये अध्यादेश में, उसमें कानून में संशोधन करने के लिए 3 बार मोदी जी अध्यादेश लाए। इनके चेहरे को पहचानना पड़ेगा। आखिर क्यों आमादा हैं निजी कंपनियों को जमीन देने के लिए, किसानों से मुफ्त में जमीन छीनकर सस्ते में कंपनियों के हवाले करने के लिए आखिर क्यों आमादा है? साथियों, इस तरीके से हमारे भूमि कानूनों को बदला गया। कुल मिलाकर तस्वीर क्या हो गई? कुल मिलाकर तस्वीर ये हो गई यहां तक आते आते कि खेती की जो 4 मुख्य चीजें होती हैं उनमें पूरी तरीके से बदलाव करने का फैसला कर लिया। पहला, भूमि। हम बता चुके हैं किस तरीके से शुरू से लेकर अब तक भूमि कानूनों में बदलाव किए गए और अब और उनमें बदलाव करके कंपनियों के पक्ष में इन कानूनों को बदलने की कोशिश हुई और जमीनों को मुफ्त में हड़प कर, यानी एक तरीके से इसको पूंजी का आदिम संचय भी कहा जा सकता है। जब जंगली तरीके से जमीनों को किसानों से सस्ते में छीनकर ये कंपनियां अपनी पूंजी का बढ़ा रहे हैं, ये दौर शुरू हो गया जमीन के सवाल पर, किसानों की जमीन के सवाल पर। दूसरी महत्वपूर्ण चीज होती है खेती के अंदर कृषि बीज। ये जो कृषि बीज हैं, जो भारतीय किसान और दूसरे किसान वर्षों के अनुभव से जिस बीज की वैरायटियां पैदा करते हैं, उनको कंपनियों के लिए शुरू कर दिया गया, कंपनियों के हाथ में थमा दिया गया। और जैसा कि हम बता चुके हैं, आज मॉन्सेंटो अमेरिकन कंपनी हमारे 75% बीज बाजार पर अपना कब्जा कर चुकी है। ये हालत हो गई है और यही नहीं हो रही है, जीएम बीज, जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज, इसके लाने की कोशिशें शुरू हो रही, इसको बड़े पैमाने पर लागू करने की कोशिशें शुरू हो रही। आप शुरू में आपने देखा था बीटी कॉटन बीज आया। ये जीएम बीज की फसल की जो चीज होती है उसके जीन्स में परिवर्तन करके उसको अपने हिसाब से किया जाता है, लेकिन इसके बड़े भारी नुकसान सामने आए। वैज्ञानिकों को जब समझ में आया तो बीटी कॉटन लागू हो गया हमारे यहाँ। बीटी कॉटन वो उत्पादन ज्यादा देता है, लेकिन उसके जो नुकसान होते हैं वो भयंकर होते हैं। जैसे कपास का कपड़ा पहनने से खुजली हो सकती है और कोई रोग हो सकता है, ये बीटी कपास से ये संभव है कि ये उसके जनता को भोगना पड़े। इसी तरीके के किसानों को, हमारे छोटे छोटे खेत हैं, लेकिन इतना दूर हटके 10 फीट 15 फीट, अब मेड़ जो होती है उससे 15 फीट, खेत की जो मेड़ होती है उससे 15 फीट की
5 फीट की 10 फीट की दूरी छोड़कर वो लगाया जा सकता है, नहीं तो दूसरे पौधों को नहीं दिक्कत होगी। इसलिए वो किसान के हित में भी नहीं, और जेनेटिक जो टेक्निक है ये हिंदुस्तान में विकसित ही नहीं हो। विदेशी कंपनियों के हाथ में ये टेक्निक, उनके हवाले पूरे बीज, खेती के बीज को उनके हवाले करने का ये षड्यंत्र था। बाद में बीटी बैंगन की बात हुई, यानी बैंगन में खाने पीने की चीजों में भी कि जो बीज हैं, सब्जियों के जो बीज हैं, उनमें जिस तरीके से उसको लाने की कोशिश हुई, ये खतरनाक स्थिति थी। मनमोहन सरकार के टाइम में जयराम रमेश जी थे, उस समय किसानों के भी इसके खिलाफ बड़े बड़े आंदोलन चले और लड़ाइयां हुई। वो जो अप्रूवल कमेटी बनी है, जो नियमन आयोग बनाए गए थे, इसका भी एक नियमन आयोग बनाया गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी बनाई गई साइंटिस्ट की। उसने फर्जी तरीके से रिपोर्ट एक बार दे दी और बीटी कॉटन को लागू करने की कोशिश की, उस बीज को, लेकिन इस पर हंगामा हुआ और वो उन्हें रोक देना पड़ा। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे, मोदी सरकार के आते बीटी मस्टर्ड, बीटी सरसों के लिए क्षेत्रीय स्तर पर, क्योंकि केंद्रीय स्तर पर रोक लगी, तो क्षेत्रीय स्तर पर उसके परीक्षण की छूट दे दी गई। और आज भी बहुत सी जगह पर ये बीटी फसलें उगाई जा रही हैं धोखाधड़ी के साथ। ये देश की जनता के साथ किस तरीके का अपराध है साथी, ये किया गया। उसी तरीके से अगली चीज खेती में जो होती है महत्वपूर्ण, वो होता है सिंचाई के साधन। हमारे यहां 2 तरीके के सिंचाई के साधन, एक तो नहर बंबों के जरिए, दूसरा नलकूपों के जरिए, बिजली के जरिए जमीन के अंदर के पानी को निकालकर जो सिंचाई की जाती है, पंपों के जरिए, बिजली ट्यूबवेल, नलकूपों के जरिए। ये दोनों क्षेत्र में पानी के निजीकरण की कोशिश की गई और बिजली का निजीकरण करते हुए ये कोशिश की गई कि सस्ते में पानी, बिजली ना मिले, बिजली महंगी हो। जो फ्लैट रेट की बिजली थी उसको खत्म करने का षड्यंत्र आज जारी है। जो राज्य सरकारें दक्षिण में मुफ्त में बिजली किसानों को उपलब्ध करा रही है, उन पर अब बंदिश की बात हो रही है। इस तरीके से हमारे परंपरागत सिंचाई के साधनों पर को खत्म करके उनके विकास की परियोजनाओं को, उन सिंचाई परियोजनाओं में धन खर्च न करके इसका निजीकरण, निजी हाथों में इसको थमाने की कोशिश हो रही है। हम देख चुके हैं किस तरीके से नहर नदियों को बेचा गया, किस तरीके से राष्ट्रीय जल नीति जो घोषित हुई है पूरे देश के लिए, उसमें जमीन के अंदर के पानी का निजीकरण करने की कोशिश हो रही है। इस तरीके से तीसरा सवाल जो खेती के लिए महत्वपूर्ण है, वो पानी का सवाल, सिंचाई का सवाल, उसका भी निजीकरण करने की कोशिश हो रही है। चौथी चीज होती है कृषि बाजार। इस बाजार को किस तरीके से खत्म किया जा रहा है, किस तरीके से किया गया, हमने कुछ बताया आप, और आगे किस तरीके से इसको किया गया है मोदी सरकार के द्वारा, वो हम बताएंगे आपको। लेकिन कृषि बाजार को विदेशी कंपनी जो खेती में आ रही है ठेका खेती के रूप में, इस बाजार के ढांचे को उसके अनुसार बनाने का कोशिश हो रही है। साथियों, हमारी जो मंडियां थी उनको खत्म किया जा रहा है। सरकारी मंडियों को, कृषि उपज मंडी समितियां जो थी, इनके दायरे को सीमित किया जा रहा है, इनको खत्म किया जा रहा है और फिर से कृषि जिन्सों के व्यापार में थोक व्यापारी
और बड़ी कंपनियों, खासतौर से बड़ी कंपनियों को, जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, पूरी दुनिया में कृषि जिंसों का व्यापार करते हैं, उनको इसमें खोला जा रहा है। ये देश के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा, आम आदमी के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा साथियों। और इसी तरीके से खेती का जो सब्सिडी का सवाल है, उन सब को हम बता चुके हैं, खत्म किया जा रहा है। खाद पर, बीज पर, बिजली पर, कर्ज पर, सरकारी परचेज के जरिए सबको खत्म किया जा रहा है। यहां ये किया गया है। और ये विकास किस तरीके से, किसके लिए है, हम अगली बात शुरू करें। आगे क्या होने जा रहा है खेती में, इससे पहले यहां तक क्या स्थिति हो गई है, जरा उसको हम देख सकते हैं। ये विकास कैसा विकास है, किसके लिए विकास है? हिंदुस्तान के किसान की जमीन छीनकर ये विकास किसके लिए? दोस्तों, इसका फिर हम एक उदाहरण आपको इसी नोएडा क्षेत्र से ले सकते हैं, जहां सबसे बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण हुआ है और जहां सबसे बड़े पैमाने पर देश में विदेशी पूंजी का प्रादुर्भाव हुआ है। यहीं का उदाहरण हम ले सकते हैं। ये कैसा विकास है? जमुना एक्सप्रेस वे बनाया गया, यूपी के एक पूंजीपति को, अदना से पूंजीपति को एक्सप्रेस वे बनाकर किसानों की जमीन सस्ते में लेकर उसको टोल टैक्स एक्सप्रेस वे पे वसूलने के लिए 34 वर्ष का समय दिया गया है और वो वसूल रहा है मनमाने रेट पर। सरकार हर बार उसको बढ़ा देती है, वो उसको वसूल रहा है। इसके इर्द गिर्द जो चीजें बनी हैं, वो इस विकास की तस्वीर को पूरी तरीके से साफ कर देती है। अगर आप दिल्ली से चलें एक्सप्रेस हाईवे के किनारे किनारे, तो आपको पहला अरशदपुर पड़ेगा। 250 एकड़ में एक नाइट सफारी का निर्माण हो रहा है। नाइट सफारी बनाई जा रही है और नाइट सफारी बनाने में 5वां देश है। सिर्फ दुनिया में 5 देश में ये नाइट सफारियां हैं, वो 5वां देश भारत। इस नाइट सफारी के लिए क्या हो रहा है? 7 स्टार होटल बन रहा है। दिल्ली में 5 स्टार होटल हैं, उससे भी बड़ा एक 7 स्टार होटल बन रहा है। और इस नाइट सफारी में होता क्या है, हमारे किसान मजदूरों को खास तौर से जानना चाहिए कि उसमें जंगली जानवर, शेर वगैरह रहेंगे और इसमें अमीरों की औलादें रात के समय रंगीन रोशनियों में जंगली जानवरों की करतबों को देखेंगे, उनके करतबों को देखेंगे जंगली जानवरों के। ये नाइट सफारी है। ऐसो अय्यासी करेंगे उसके बाद होटल और दूसरी जगह पे। ये विकास का है। जमीन सस्ते में किसान से क्यों छीनी गई? नाइट सफारी के लिए छीनी गई। थोड़ा आगे बढ़ी, इसी एक्सप्रेस वे पर आगे बढ़ी तो आपको फॉर्मूला 1 रेस, कार की दौड़ का मैदान, कार रेस का मैदान मिलेगा मिर्जापुर का। मिर्जापुर गांव के किसानों की जमीन, लंबे चौड़ा मैदान है ये। किसानों की, मिर्जापुर के किसानों की जमीन इसके लिए ली गई। इसमें होता क्या साथियों, 4-5 साल हो चुके हैं इसको चालू हुए। दुनिया भर के जो कार दौड़ाने वाले लोग हैं वो इसमें अपनी कार दौड़ाने के लिए आते हैं और ये कंपनी जेपी का जो ये खेल का मैदान, कार दौड़ाने का मैदान बनाया है, वो इसका टैक्स वसूल करता है, इसकी फीस वसूल करता है और उसमें दुनिया भर के अमीर उमरा, उस समय बहुत भारी भीड़ यहां होती है। लेकिन जिनकी जमीन गई है ये उसमें घुस भी नहीं पाते हैं।
चाय तक भी बहुत महंगी, उसका जो टिकट होता है वो बहुत महंगा, यानी लाख लाख रुपए तक के टिकट उसमें होते हैं। और मजे की बात क्या है कि इतने सालों से कार की दौड़ हो रही है, हिंदुस्तानी कार, कोई कार का ड्राइवर या मालिक अपनी कार तक नहीं दौड़ा पाया है इसमें अब तक। ये है दूसरा विकास का चेहरा, आप देख सकते हैं। और जब ये अमीर उमरा यहां आते हैं, एक बहुत खतरनाक खेल होता है जिस पे हमारे तमाम नेतागण आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं। यह तमाम अमीर उमरा दुनिया के आते हैं, हमारे देश के भी आते हैं, और यहां फिर जो सेक्स वर्कर्स की टीम कंपनियां हैं सेक्स वर्कर्स की, वो आती हैं, और बहन बेटियों की इज्जत आबरू की जो नीलामी होती है, जो बाजार लगता है, उस पर आंखों पर पर्दा डाले हुए हैं सारे के सारे। कहां हिंदू की, कहां मुसलमान की, किस बिरादरी की, इस बिरादरी की, सबकी इज्जत नीलाम हो रही है। और कौन कर रहा है? ये विकास का रास्ता है जो इसे नीलाम कर रहा है। सब गर्दन नीची दबाकर आंखों से देख रहे हैं इसको। आगे विकास करें। आगे जेवर के पास हवाई अड्डा बन रहा है। ये हवाई अड्डा क्यों बन रहा है? क्यों आगे कैसीनो बन रहा है, जुआगर। दुनिया के अमीर उमरा आएंगे, यहां उतरेंगे हवाई अड्डे पर, जुआ खेलेंगे, चले जाएंगे। दुनिया में कई जगह ये बड़े जुआघर बने हुए हैं, भारत में भी ये जुआघर बन रहा है साथियों। इसके लिए किसानों की जमीन छीनी गई है। आगे चलेंगे तो हाईटेक सिटी बन रहे हैं। ये हाईटेक सिटी जो आ रहे हैं, ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक होंगे, डिजिटल होंगे, ऑनलाइन होंगे। इसमें कोई रोजगार मिलेगा, ये सवाल नहीं है। नाइट सफारी में कोई रोजगार मिलता है? नहीं। कार के दौड़ाने से कोई रोजगार मिलता है? नहीं। इससे जुआ घर से कोई रोजगार मिलता है? नहीं। आगे ये हाईटेक सिटी बन रहे हैं, इनके लिए कोई रोजगार मिलता है? नहीं। वहां दूध वाला भी नहीं जा सकता, ऑनलाइन तमाम चीजें सब वहीं पहुंचेंगी घर में उनके। अब तो ड्रोन और चल गए, ड्रोन से उनके घरों में पहुंचेंगी सारी चीजें। इसलिए कोई खोखा ठेला लगाकर वहां अपना सामान भी नहीं बेच सकता है, इसलिए ये नहीं है साथियों। आगे चलेंगे, मनोरंजन पार्क बन रहा है मथुरा के अंदर। ये तमाम विकास का रूप है जो हमारी जमीनों को छीनकर ये तमाम किस्म के पार्टियों के नेता ये विकास का हमें बता रहे हैं। और साथियों, एक और बीभत्स तस्वीर अगर आप देखना चाहते हैं तो नोएडा में जिनकी जमीन चली गई है, ग्रेटर नोएडा में जिनकी जमीन चली गई है, और मथुरा तक, आगरा तक जिनकी जमीन चली गई है, उनकी जिंदगी का हालात देखेंगे तो भयंकर रोंगटे खड़े करने वाले हालात हैं। किसान को बहुत तजुर्बा नहीं, जमीन का ले दे के जो कुछ मुआवजा मिला लड़ाई लड़ने के बाद, वो इधर उधर जमीन कहीं तो फर्जी बेनामे में फंस गया, पैसा खत्म हो गया। कहीं दूसरा जाके कहीं खेती, दूसरी खेती की जमीन ले ली, जब यही कुछ नहीं हो पा रहा है, दूसरे स्थान पर जाकर खेती में किस तरीके से तरक्की करेगा, तो भी बैठ गया, तो भी उसकी हालत खराब हो गई। दूसरे कुछ उन्होंने युग युग की दमित इच्छाओं की पूर्ति हुई, मोटरसाइकिल से लेकर कार तक खरीदी, मकान ठीक सा बनाया, बच्चे को ठीक तरीके से पढ़ाने का सिलसिला शुरू किया, वो सारा पैसा उसमें लग गया। अब बहुत बुरा हाल है। अगर नोएडा को पूरे को उठाकर देखेंगे हम, तो तमाम घरों में पोछा लगाने वाली महिलाओं को देखिए कौन है, तमाम इन गटरों में घुसे हुए इन सबको देखिए कौन है। और ये जो किसानों के बेटे हैं, ये तमाम जिसने एग्रीकल्चर का कोर्स कर रखा है, ये एग्रीकल्चर का कोर्स करके डिप्लोमा कर रखा है, ये घास काट रहा है इस यहाँ के लॉनों में, इनकी कोठियों में घास काटने का काम कर रहा है। जिसने होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा कर लिया ले दे करके पैसा खर्च करके, वो होटलों में अमीर लोग
जो अय्याशी करते हैं उनकी गंदी चादर बदलने का काम कर रहा है। और लाखों लाख, इससे बड़ी कोई नौकरी नहीं है। कहीं गेट कीपर बन जाए, कहीं गटर में घुस जाए, इससे बड़ी कोई नौकरी नहीं है। हाहाकार मचा हुआ है साथियों। और घरों में जो टेंशन बढ़ा है इस पैसे के आने से, वो और खतरनाक है। उसने सामाजिक ढांचे को तोड़ दिया है साथियों। ये तस्वीर इस विकास की तस्वीर है। यहां से आगे दूसरी तरफ जा रहा है सिलसिला, और वो सिलसिला अब तक हमने देखा, हमारी जो उपलब्धियां थी, जो हरित क्रांति की खेती में उपलब्धियां थी, यानी शुरू से अगर हम देखेंगे तो 20 साल तक आज़ादी के बाद यहाँ कुछ पैदा नहीं हुआ। किसान की दुर्गति रही, उपभोक्ता को कुछ नहीं मिल सका, अनाज सस्ते में या दूसरे तरीके से। जब हरित क्रांति का दौर आया तो इस हरित क्रांति के दौर में सरकारी निवेश बढ़ा खेती में, और भूखा मरता हुआ गरीब देश हमारा अनाज के भंडार भरने में कामयाब हुआ। लेकिन आप देख चुके हैं किस तरीके से इन्हीं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव से और उसके हमारे जो इजारेदार पूंजी है इसकी साठगांठ से किस तरीके से उन सारी उपलब्धियों पर पानी फेर दिया गया। और डंकल समझौते के बाद वो सीधा सीधा हमारी इस तमाम चीज़ों को ख़त्म करने पर आमादा हो गए। तमाम जो उपलब्धियां थी हरित क्रांति की, एक एक करके उनको छोड़ दिया गया। और अब ज़मीन से संबंधित जो सारी चीज़ें हैं, खेत भूमि का सवाल हो, बीज का सवाल हो, सिंचाई का पानी का सवाल हो, बाजार का सवाल हो, ये सब पर निजी क्षेत्र का कब्जा करा दिया गया है। ये हालत हमारे यहाँ बन गई है साथियों। इससे बहुत तबाही पूरे देश के अंदर, एक भारी तबाही किसानों की, मजदूरों की खड़ी हो गई है। खेती आधारित जितने भी उद्योग थे, हमारी डेयरियाँ, डेयरी करने वाले लोग, ये सब को तबाह कर दिया गया है। उसी तरीके से तेल उद्योग को तबाह कर दिया गया है। उसी तरीके से खेती से जुड़े जितने भी कारना जो हमारे धंधे होते हैं उस सब को चौपट कर दिया गया है। आगे मोदी किस तरीके से, मोदी सरकार आने के बाद अगला हमारी देश की खेती और किसान और खेत मजदूर और धंधे करने वाले ये सारे लोग, इनकी किस तरीके की दुर्दशा की तरफ बढ़ रहे हैं, ये मोदी सरकार की नीतियों से जाहिर होगा, जो अगले उसमें एपिसोड में आपको बताएंगे। धन्यवाद।